हेलो इग्नू स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लेकर आई हूँ MEG 04 एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज का क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन, वो भी जून 2025, एक्सक्लूसिवली ऑन उन्नति एजुकेशंस। आपको ये जून के 2025 के पेपर एंड सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ हमारे ही चैनल पे मिलेंगे। और यहाँ मैं जो आपको सॉल्यूशंस दिखाऊंगी वो मैं आपको सेम उसी पैटर्न में दिखाऊंगी जो आपके इग्नू के मार्किंग स्कीम का पैटर्न है। स्टूडेंट, अगर आप अभी भी कंफ्यूज हो कि आपको एग्जाम में किस तरीके से प्रिपेयर करना है या आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप अभी हमारी टीम उन्नति एजुकेशंस को कांटेक्ट करो और उनसे 5 ईयर के सॉल्व क्वेश्चन पेपर लो ताकि आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सको। तो चलिए अब हम स्क्रीन पे देखते हैं स्टूडेंट्स। ये है आपका मास्टर डिग्री इन इंग्लिश MEG जून 2025 MEG 04 एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज का क्वेश्चन पेपर। 3 आवर का आपका पेपर आता है। टोटल आपके 100 मार्क्स का पेपर है और आपको कोई भी 5 क्वेश्चन जो हैं ये अटेम्प्ट करने हैं। ईच क्वेश्चन जो है वो आपका 20 मार्क्स का है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में जो है वो आपसे पूछा गया है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 200 वर्ड्स ईच। तो 200 वर्ड्स में आपको स्टूडेंट्स को आंसर करना है। मेक श्योर कि आप वर्ड लिमिट का ध्यान रखेंगे, बहुत कम में भी नहीं लिखना। और प्लीज़ जो हम वो मिथ जो हम फॉलो करते आ रहे हैं कि अरे यार अगर हम ज़्यादा लिख के आएंगे तो हमें ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता। आपको प्रिसाइसली जितना पूछा गया है आप उतना ही आंसर करेंगे। और ये मार्क्स है आपका, क्वेश्चन है आपका 20 मार्क्स का, 10 मार्क्स ईच। फर्स्ट आपसे पूछा गया लैंग्वेज फैमिली ए, बी इज मॉर्फम्स, सी इज एनाफॉर्स एंड डी इज डिफरेंस बिटवीन डायलेक्ट एंड आइडियलेक्ट। चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले आपसे पूछा गया था लैंग्वेज फैमिली के बारे में। तो लैंग्वेज फैमिली क्या है आपका, एक ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस है जो हिस्टोरिकली रिलेटेड रहती हैं और जो कॉमन एंसेस्ट्रल लैंग्वेजेस से हमें डिराइव्ड हुई हैं। ये जो आइडिया है ये आपका कहाँ से डेवलप हुआ है, आपकी कंपैरेटिव स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस से, जिसमें हमने उनमें सिस्टमैटिक सिमिलैरिटीज देखी, साउंड्स में, ग्रामर में और वोकैबलरी के अंदर। अब हम आते हैं इसके कुछ पॉइंट्स पर। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स देखेंगे, फर्स्ट है आपका कॉमन एंसेंस्ट्रीज। तो लैंग्वेजेस जो हैं वो एक फैमिली डिसेंस की फ्रॉम अ सिंगल प्रोक्टो लैंग्वेज स्पोकन इन द पास्ट से डिराइव हुई हैं। सेकंड इज हिस्टोरिकल रिलेशनशिप, जो भी आपके इनहेरिटेंस और नॉट बोरिंग की वजह से जो भी सिमिलैरिटीज अराइज हुई हैं। थर्ड इज कंपैरेटिव मेथड, कि जो भी आपके लिंग्विस्टिक हैं आप उसमें आप कंपेयर करते हैं साउंड्स को और फॉर्म्स को। फोर्थ इज शेयर्ड वोकैबलरी, कोर वर्ड्स जो हैं वो बेसिकली रेगुलर साउंड कॉरेस्पेंडेंस जो है वो शो करते हैं। फिफ्थ इज ग्रामेटिकल सिमिलैरिटीज, सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड मॉर्फोकल पैटर्न्स जो होते हैं वो अलाइन होते हैं। सिक्स्थ इज लैंग्वेज चेंज ओवर द टाइम, जो है एक डिस्टिंक्ट लैंग्वेज जो है वो क्रिएट होती है। सेवंथ सब फैमिलीज, लार्ज फैमिलीज को डिवाइड किया है ब्रांचेज एंड ग्रुप्स के अंदर। एट्थ इज मेजर फैमिलीज, तो एग्जाम्पल इंडो यूरोपियन, द्रविडियन और ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज। नाइन्थ इज जियोग्राफिकल स्प्रेड, माइग्रेशन की वजह से आपकी फैमिलीज जो होती हैं वो एक्सपेंड होती हैं। एंड टेंथ इज कल्चरल हिस्ट्री, सो लैंग्वेज फैमिलीज जो होती हैं वो आपके सोशल और हिस्टोरिकल लिंक्स में भी रिफ्लेक्ट होती है। क्रिटिकल नोट, नॉट ऑल सिमिलैरिटीज इम्प्लाई जेनेटिक रिलेशन एंड बोरिंग मस्ट बी केयरफुली एक्सक्लूडेड। एंड एट लास्ट आप लिखेंगे स्टूडेंट इसका कंक्लूजन, द कॉन्सेप्ट ऑफ अ लैंग्वेज फैमिली प्रोवाइड्स अ सिस्टमैटिक वे टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज हिस्ट्री, डेवलपमेंट एंड ह्यूमन माइग्रेशन। लास्ट में बच्चों हमने आपकी हेल्प के लिए इसमें कुछ कीवर्ड्स दिए गए हैं, ये आपको अपने आंसर में नहीं लिखने हैं, ये जस्ट आपकी हेल्प के लिए हैं कि वो कैसे आपके आंसर को रिटेन करने में, लर्न करने में आपको हेल्प करेंगे। चलिए सेकंड हमसे पूछा गया था स्टूडेंट मॉर्फम्स। मॉर्फम्स क्या होते हैं, ये बेसिकली एक यूनिट है जो लैंग्वेज को और मीनिंगफुल बनाती है और ये बहुत ही क्रूशल रोल प्ले करती है आपका वर्ड फॉर्मेशन और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के अंदर। अब हम आते हैं इसके कुछ पॉइंट्स पर। फर्स्ट इज द बेसिक यूनिट ऑफ मीनिंग, मॉर्फिम्स को आप डिवाइड नहीं कर सकते विदाउट द लॉस ऑफ द मीनिंग। सेकंड इज फ्री मॉर्फिम्स,
They can stand alone as independent words. Third, bound forms must attach to other morphemes to convey meaning. Fourth is root, carry the core lexical meaning of a word. Fifth is affixes, added to roots to modify meaning or function. Sixth is inflectional morphemes, express grammatical relation like tense or number. Seventh is derivational morphemes, create new words or change word class. Eighth is meaning versus function. Some morphemes add meaning and other grammatical roles. Ninth is productivity. Certain morphemes are actively used to form a new words. Tenth is structural importance. Morphemes explain how complex words are built. And at last, आपका critical note. Language differs how extensively they use morphemes for meaning and grammar. And उसके बाद आपका conclusion that morphemes are essential for understanding word structure, meaning and grammatical ऑर्गेनाइजेशन. अब आते हैं हम इसके 6 पार्ट पे. 6 पार्ट में आपसे पूछा गया है शॉर्ट नोट ऑन एनाफोर्स. एनाफोर्स क्या है? आपके एक लिंग्विस्टिक एलिमेंट है जिसकी इंटरप्रिटेशन डिपेंड करती है आपके दूसरे एक्सप्रेशन के ऊपर विद इन द सेम सेंटेंस और डिस्कोर्स, और ये आपके सेंट्रल टू अंडरस्टैंडिंग रेफरेंस होते हैं और मीनिंग इसके रिलेशन होते हैं सिंटेक्स में. अब हम आते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर. तो फर्स्ट इज डेफिनेशन. Anaphors are expressions that refers back to another element for meaning. B is dependency. They cannot be interpreted independently. Third is reflexive pronouns. Common anaphors include himself, herself, and themselves. Fourth is reciprocal forms. Expressions like each other function as anaphors. Fifth is antecedent. This referring expression is called antecedent. Sixth is structural condition. Anaphors must be bound within a specific structure domain. Seventh is local reference. The reference is usually sentence internal. Eighth is aesthetics constraint. They follow strict rule of placement and interpretation. Ninth is grammatical role, often linked to subject within the clauses. 10th is meaning relation. Interpretation depend on grammatical structure, not a context alone. उसके बाद आ जाता है स्टूडेंट आपका क्रिटिकल नोट. एनाफोर्स डिफर फ्रॉम अ प्रोनाउंस बिकॉज दे रिक्वायर अ लोकल एंटीसेंडेंट. Conclusion. Anaphors are essentially for explaining reference, cohesion, and synthetic relationship in a sentences, and they reveal how grammar controls meaning and its interpretation. अब हमसे पूछा गया था लास्ट जो फोर्थ पार्ट था स्टूडेंट उसका डिफरेंस बिटवीन अ डायलेक्ट एंड आइडियलेक्ट. तो आते हैं बच्चे आपका इसके आंसर पर. Dialect and idiolect describe a variation within the language. They help to explain how language differ across groups and individuals. चलिए अब हम डिफरेंस देखते हैं. फर्स्ट इज डेफिनेशन. डायलेक्ट इज अ वेराइटी ऑफ लैंग्वेज यूज बाय अ ग्रुप. आइडियोलेक्ट इज अ लैंग्वेज वेराइटी ऑफ एन इंडिविजुअल. स्कोप शेयर्ड बाय अ कम्युनिटी और रीजन. आइडियोलेक्ट यूनिक टू वन स्पीकर. सोशल एस्पेक्ट. डायलेक्ट linked to region, class or groups. Idiolect linked to personal usage. Stability, relatively stable within a group. Idiolect highly variable. Grammar, dialect has recognizable pattern. Idiolect may show personal preferences. Vocabulary, common words shared by a speaker. Individual word choices, pronunciation, group based accent features, personal speech habits. Identity, reflect social belonging, reflect identity, individual identity. Analysis level, social and regional, and personal and psychological. Critical note, every speaker use in the idiolect within a broader dialect. And conclusion कि dialect explain a group variation while idiolect explain a individual variation. स्टूडेंट आप देख सकते हो हमने आपको किस तरीके से प्रॉपर पॉइंट फॉर्म के अंदर आंसर प्रेजेंट करे हैं. आपको सेम इसी तरीके से ही एग्जाम में जो है आंसर प्रेजेंट कर आने हैं. आप वीडियो पॉज करके सारे पॉइंट्स और सब पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं. चलिए अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर. क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या पूछा गया है? राइट एन एनालिटिकल एसे ऑन द ग्रामेटिकल चेंजेस इन अ मॉडर्न इंग्लिश. चलिए तो सबसे पहला बच्चा आता है आपका कि मॉडर्न इंग्लिश क्या शो करता है आपका सिग्निफिकेंट ग्रामेटिकल चेंजेस व्हेन कंपेयर टू द अर्लियर स्टेजेस ऑफ द लैंग्वेजेस. ये जो चेंजेस आते हैं वो किसकी वजह से आ रहे हैं? लॉन्ग टर्म हिस्टोरिकल प्रोसेस की वजह से, जैसे कि आपका सिंप्लीफिकेशन, रेगुलराइजेशन एंड चेंजिंग यूसेज पैटर्न. सो ग्रामर इन मॉडर्न इंग्लिश जो है वो अब लेस इन्फ्लेक्शनल और मोर डिपेंडेंट हो गई है वर्ड ऑर्डर और ऑक्सिलरीज
वर्ब पर। अब आते हैं आपके ग्रामेटिकल चेंजेस इन मॉडर्न इंग्लिश पे। फर्स्ट इज अ लॉस ऑफ अ इन्फ्लेक्शन। तो लार्जली जो आपकी इंग्लिश है उसके अंदर आपके इन्फ्लेक्चुअल एंडिंग्स जो हैं, जो हमें ओल्ड लैंग्वेज इंग्लिश के अंदर मिलती थी, वो अब नहीं मिलती। सेकंड इज फिक्स्ड वर्ड ऑर्डर, कि अब आपका इन्फ्लेक्शन क्योंकि डिक्लाइन हो चुका है, तो मॉडर्न इंग्लिश रिलाई होती है फिक्स सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वर्ड ऑर्डर पर। थर्ड इज रिडक्शन ऑफ ग्रामेटिकल जेंडर। पहले ग्रामेटिकल जेंडर जो था, वो डिस्टिंक्शन जो था, अब वो डिसअपियर्ड हो चुका है। फोर्थ इज डेवलपमेंट ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी जैसे डू, हैव और प्ले जो है वो मेजर रोल प्ले करते हैं क्वेश्चंस, नेगेटिव और टेंसेस को फॉर्म करने में। फिफ्थ इज ग्रोथ ऑफ अ फैसिलिटेटिक कंस्ट्रक्शन। सो मॉडर्न इंग्लिश जो है उसका मल्टी वर्ड वर्ब फ्रेज जो है वो यूज होने लगा है रेदर देन अ सिंगल इन्फ्लेक्टेड फॉर्म्स। अब आता है आपका चेंज इन वर्ब सिस्टम। स्ट्रॉन्ग वर्ब्स जो है वो ग्रेजुअली अब वीक वर्ब्स हो चुके हैं। इरेगुलर फॉर्म वर्ब जो है वो रिड्यूस हो चुका है। सेवेंथ इज एक्सपेंशन ऑफ प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट। सो कॉन्टिन्यूस और प्रोग्रेसिव फॉर्म जो है वो अब ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो गई है। एट इज इंक्रीज द यूज ऑफ मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब जैसे कि आपका कैन, मे, मस्ट, विल जो है वो वाइडली यूज किया जाता है आपके मूड, ऑब्लिगेशन और फ्यूचर रेफरेंसेस को शो करने के लिए। नाइन्थ इज सिंप्लीफिकेशन ऑफ एग्रीमेंट। तो सब्जेक्ट और वर्क एग्रीमेंट जो है उसको और सिंप्लीफाइड कर दिया गया है। टेंथ इज राइज ऑफ एनालिटिकल स्ट्रक्चर। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर जो है अब वो एनालिटिकल है, उसमें आप फंक्शन वर्ड्स और वर्ड ऑर्डर का यूज करते हो रेदर देन एंडिंग टू शो अ ग्रामेटिकल मीनिंग। 11th इज डिक्लाइन ऑफ अ सबजंक्शन मूड। तो सबजंक्शन मूड जो है वो एवरीडे यूजेस के अंदर रिड्यूस हो चुका है और मेनली आपके फिक्स एक्सप्रेशन एंड फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट जो है वही यूज किए जाते हैं। एंड 12th इज स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अ ग्रामर। सो ग्रामेटिकल नॉर्म्स जो है वो और स्टेबलाइज हो चुकी है बिकॉज ऑफ प्रिंटिंग, एजुकेशन एंड इंक्रीज लिटरेसी एंड कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द यूनिफॉर्म यूसेज। फिर आता है बच्चों आपका क्रिटिकल नोट एंड उसका कंक्लूजन। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे पूछा गया है राइट इन एसे ऑन द मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, और ये भी कितने मार्क्स का है स्टूडेंट, आपका 20 मार्क्स का है। चलिए आंसर देखते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड पर आते हैं। तो जब हम मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन की बात कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या है कि एक स्पेसिफिक वे कि कैसे जो स्पीच साउंड है वो प्रोड्यूस किया जाता है थ्रू योर स्पीच ऑर्गन्स। तो ये एक्सप्लेन करता है कि कैसे आपका जो एयर फ्लो है वो लंग्स से होते हुए मॉडिफाई होता है जब भी वो आपके वोकल ट्रैक से पास होता है। तो ये जो आपका प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन है और जो वॉइसिंग और मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन फॉर्म्स जो है वो फंडामेंटल बेसिस होते हैं आपके कॉन्स्टेंट साउंड को क्लासीफाई करने के लिए। अब हम आते हैं उसके मैनर पर। तो सबसे पहले आपने बच्चों उसकी लिखी डेफिनेशन द मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन की, कि हमने किस वे में जो स्पीच साउंड होते हैं वो स्पीच ऑर्गन प्रोड्यूस करते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। स्पीच साउंड्स जो होते हैं वो डिग्री ऑफ ऑब्स्ट्रक्शंस की वजह से डिफरेंट हो जाते हैं। कुछ साउंड्स के अंदर आपका एयर फ्लो कम्प्लीटली ब्लॉक्ड होता है और किसी किसी के अंदर आपका पार्शली रिस्ट्रिक्टेड होता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें आपका फ्लो जो रहता है वो फ्रीली रहता है। फिर आता है बच्चे आपका प्लॉसिव। प्लॉसिव जिसको हम स्टॉप्स भी बोलते हैं, ये कब प्रोड्यूस होते हैं, जब आप कंप्लीटली स्टॉप कर देते हो एयर फ्लो को एट सम पॉइंट इन योर वोकल ट्रैक एंड देन आप उसको सडनली रिलीज करते हो। देन आता है स्टूडेंट आपका एफ्रिकेट्स। एफ्रिकेट कंबाइन करता है आपके प्लोसिव और फ्रैक्टेटिव फंक्शंस को, फीचर्स को, और वो कंप्लीटली स्टार्ट होता है क्लोजर ऑफ द आर्टिकुलेटर्स और उसको फॉलोड बाय अ ग्रेजुअल रिलीज। नेसल साउंड्स जो होते हैं वो आर्टिकुलेट करते हैं आपके ओरल कैविटी को जब वो ब्लॉक होता है, और एयर फ्लो जो होता है उसको रीडायरेक्ट करता है थ्रू योर नेसल पैसेज। देन आता है बच्चों आपका लेटरल साउंड। ये आता है आपके सेंटर ऑफ टंग से, जो कांटेक्ट करता है आपके रूफ ऑफ द माउथ से जब आपकी एयर एस्केप होती है थ्रू वन और बोथ साइड ऑफ योर tongue. Other manner include trills which produce when the articulator vibrate rapidly due to the force of a air stream and create a rolling effect. Taps and flaps involves a single quick contact between the articulator produce a brief sound that is lighter than a plosive. और उसके बाद आ जाएगा बच्चों आपका क्रिटिकल नोट एंड देन द एंड आएगा स्टूडेंट आपका कंक्लूजन, कि जो आपका मैनर है आर्टिकुलेशन का वो प्रोवाइड करता है क्लियर फ्रेमवर्क ताकि आप उसको अंडरस्टैंड कर सको कि कैसे कॉन्स्टेंट साउंड्स जो होते हैं वो फिजिकली प्रोड्यूस्ड किए जाते हैं। वो हाईलाइट करता है आपके रिलेशनशिप को बिटवीन द एयर फ्लो, आर्टिकुलेटरी मूवमेंट को एंड साउंड
क्वालिटी को। चलिए अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ के टूवर्ड्स। फोर्थ क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है डिस्कस द डिफरेंट अप्रोचेस टू कंपाउंडिंग इन इंग्लिश। अगेन ये क्वेश्चन भी जो है वो है आपका 20 मार्क्स का। चलिए सबसे पहला आता है बच्चे आपका कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग क्या है? आपका एक मेजर वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस है इंग्लिश के अंदर जिसमें आप दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वर्ड्स को कंबाइन करते हो एक सिंगल लेक्सिकल यूनिट के अंदर, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी वोकैबुलरी को इंक्रीज करने में और आपके कॉम्प्लेक्स आइडिया को एक्सप्रेस करने में। सो लिंग्विस्टिक जो है वो एक्सप्लेन करते हैं कंपाउंडिंग फॉर्म को अपने डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, ताकि वो उसके स्ट्रक्चर, मीनिंग और बिहेवियर को प्रेजेंट कर सकें। अब आता है बच्चों आपका डिफरेंट अप्रोचेस टू अ कंपाउंडिंग इन इंग्लिश। कौन कौन सी है? फर्स्ट इज अ स्ट्रक्चरल अप्रोच जिसमें आप एग्जामिन करते हो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड्स को। सेकेंड इज ग्रामेटिकल कैटेगरी अप्रोच, इसमें आप क्लासीफाई करते हो अकॉर्डिंग टू द ग्रामेटिकल कैटेगरी ऑफ देयर कंपोनेंट्स, जैसे आपका नाउन नाउन, एडजेक्टिव नाउन और वर्ब नाउन। थर्ड इज हेड बेस्ड अप्रोच, जिस अप्रोच को आइडेंटिफाई करते हो आप द हेड ऑफ द कंपाउंड से, जो डिटरमाइन करता है आपकी ग्रामेटिकल कैटेगरी को। फोर्थ इज सिमेमेटिक अप्रोच, ये स्टडी करता है आपके रिलेशनशिप बिटवीन एलिमेंट ऑफ अ कंपाउंड को और एक्सप्लेन करता है मीनिंग ऑफ ट्रांसपेरेंट और आइडोमेटिक में। फिफ्थ इज एंडोसेंट्रिक एंड एक्सोसेंट्रिक डिस्टिंक्शन, तो कंपाउंड जो है वो एनालाइज किए जाते हैं कि वेदर जो उनका मीनिंग है वो कॉन्स्ट्रेंट है विद इन द हेड और लाइज आउटसाइड इट। सिक्स्थ इज सिंथेटिक अप्रोच, ये अप्रोच जो होती है वो रिलेट करती है कंपाउंड्स को फॉर अंडरलाइंग सिंथेटिक स्ट्रक्चर को, एग्जामिन करती है कि कैसे कंपाउंड्स जो हैं वो रिजेंबल फ्रेज के अंदर आएंगे। सेवेंथ इज स्ट्रेस पैटर्न अप्रोच, स्ट्रेस पैटर्न जो है वो यूजली डिस्टिंग्विश करता है कंपाउंड को उसके फ्रेजेस से। एट्थ इज ऑर्थोग्राफिक अप्रोच, ये अप्रोच कंसिडर करती है स्पेलिंग कन्वेंशन जैसे कि आपका सॉलिड, हाइपरहाइथन और आपका ओपन कंपाउंड्स। नाइन्थ इज फंक्शनल अप्रोचेस, compounding is viewed as a functional device to create a new lexical terms efficiently, specifically in scientific and technical use. 10th is productive approach. This approach study how actively compounding is used to form a new word. 11th is lexic approach. compounds को treat किया जाता है ऐसे lexical unit and store किया जाता है mental lexicon के अंदर rather than generated freely each time. 12th इज कॉन्टेक्चुअल इंटरप्रिटेशन, तो जो आपका मीनिंग है कंपाउंड्स का वो यूजली इन्फ्लुएंस होता है बाय इट्स कॉन्टेक्स्ट, और ये आपको हेल्प करता है आपकी एम्बिग्विटी और इंटरप्रिटेट करता है नॉवेल्स कंपाउंड को। एंड देन एट लास्ट स्टूडेंट आपका क्रिटिकल नोट एंड इसका कंक्लूजन। हमने जो आपको आंसर प्रोवाइड करवाए स्टूडेंट वो बहुत ही ईजी टू अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज के अंदर हैं, जिसमें आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट स्टिल अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहे हैं तो आप हमारी टीम को क्लासेस के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मोड दोनों में। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के टूवर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 5th, अटेम्प्ट डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ इंग्लिश एडवर्ब्स। सेम आपका ये भी 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। चलिए अब हम देखते हैं इसका आंसर। तो चलो, एडवर्ब क्या होता है? बेसिकली ये आपका वर्ड है जो वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए यूज किया जाता है, चाहे वो एडजेक्टिव हो या उसको अनदर एडवर्ब में आपको मॉडिफाई करना हो। ये बेसिकली इंफॉर्मेशन ऐड करता है आपके मैनर की, टाइम की, प्लेस की, डिग्री की, फ्रिक्वेंसी की, कॉज की और एटीट्यूड की रिलेटेड टू एक्शन और सिचुएशन। अब हम आते हैं इसकी डेफिनेशन पे। तो एडवर्ब क्या है? आपका एक पार्ट ऑफ स्पीच है जो एज अ मॉडिफायर के तौर पे फंक्शन करता है। ये क्वालिफाई करता है एक्शंस को, कैसे वो एक्सप्लेन करके कि कैसे कोई चीज़ हुई है, व्हाट समथिंग इज डन, हाउ समथिंग इज डन, व्हेन इट इज हैपन, वेयर इट टेक प्लेस और टू व्हाट एक्सटेंट इट अकर्स। और हम एडवर्ब्स को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। हम एडवर्ब्स को नॉर्मली ly एड सफिक्स ऐड करके हम उसको मॉडिफाई करते हैं। अब आता है बच्चों आपका क्लासिफिकेशन ऑफ इंग्लिश एडवर्ब। तो फर्स्ट इज एडवर्ब ऑफ मैनर, ये एडवर्ब डिस्क्राइब करते हैं कि कैसे फंक्शन परफॉर्म हुआ। सेकंड इज एडवर्ब्स ऑफ टाइम, ये टाइम इंडिकेट करते हैं वो एक्शन कब हुआ। थर्ड इज एडवर्ब ऑफ प्लेस, कि ये शो करता है कि कहाँ पे वो एक्शन हुआ। फोर्थ इज एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी, ये एक्सप्रेस करते हैं कि कैसे वो एक्शन हुआ और उसकी पोजीशन।
फिफ्थ इज एडवर्ब ऑफ डिग्री, ये मॉडिफाई करता है एडजेक्टिव को और अदर एडवर्ब्स को। सेवन्थ इज सेंटेंस एडवर्ब, सेंटेंस एडवर्ब कमेंट करता है आपके होल सेंटेंस पे और रिफ्लेक्ट करता है स्पीकर का एटीट्यूड। सेवन्थ इज इंटेरोगेटिव एडवर्ब, ये एडवर्ब जो होते हैं वो आपसे क्वेश्चंस पूछने के लिए यूज़ किए जाते हैं अबाउट मैनर, टाइम, प्लेस और रीज़न। एट्थ इज रिलेटिव एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब इंट्रोड्यूस करता है सबऑर्डिनेट क्लॉज को। नाइन्थ इज एडवर्ब ऑफ रीज़न और कॉज, ये एक्सप्लेन करता है कि कोई चीज़ क्यों हुई है और ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन एस्टेब्लिश करता है। टेंथ इज एडवर्बल पोजीशन, ये बेस्ड होता है आपकी पोजीशन पे और ये अपीयर होता है आपकी बिगनिंग, मिडल और एंड ऑफ द सेंटेंस के अंदर, डिपेंडिंग उसका मीनिंग या उसका एम्फोसिस कहाँ पर है। और एट लास्ट स्टूडेंट आपका क्रिटिकल नोट एंड आपका कंक्लूजन। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है राइट अ क्रिटिकल एसे ऑन द बिलिंगुअलिज्म को, ये भी है आपके कितने मार्क्स का, 20 मार्क्स का। चलिए इसका आंसर देखते हैं हम। तो बेसिकली बिलिंगुअलिज्म जो है वो रेफर किसको करता है, एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल और कम्युनिटी टू यूज अ टू लैंग्वेजेस, की कैसे आप टू लैंग्वेजेस को साथ में यूज कर सकते हैं। ये आपका एक वाइड स्प्रेड लिंग्विस्टिक फिनोमिना है, स्पेशली आपकी मल्टीलिंगुअल सोसाइटीज़ के अंदर। और ये कब अराइज होता है, आपके सोशल, हिस्टोरिकल, एजुकेशनल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट जब आपका डिफरेंट लैंग्वेज ग्रुप्स के बीच में होता है तब। अब आता है बच्चे आपका हमें ऐसे लिखना है, तो उसमें सबसे पहले आप उसका मीनिंग बताएंगे, जैसा कि यहाँ पे मेंशन है कि इसका क्या मतलब है जब आप दो लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं, चाहे वो इंडिविजुअल करे या आपकी कोई कम्युनिटी करे। ये आपका नॉर्मली एक कॉमन फिनोमिना है जहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेजेस जो होती है वो यूज़ किए जाते हैं या दो लैंग्वेजेस के ग्रुप साथ में क्लोजली कॉन्टैक्ट में हैं। प्रोफिशिएंसी जो है दोनों लैंग्वेज के अंदर वो ज़रूरी नहीं है कि वो इक्वल हो, वो वेरी करती है कि आप स्पीकिंग कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं या आप राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चे आपका ये कब होता है, जब हमारा सोशल इंटरेक्शन होता है या हम एजुकेशन ले रहे हैं या माइग्रेशन हुआ है, कल्चरल एक्सचेंज हुआ है, तब हम दो लैंग्वेजेस जो होती हैं वो सीख सकते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चे आपका कि इंडिविजुअल बिलिंगुअलिज्म कब होता है, जब पर्सन जो है दो लैंग्वेजेस डेली लाइफ के अंदर यूज़ करता है। एंड सोशल कब होता है, जब दो लैंग्वेजेस जो है विद इन द कम्युनिटी यूज़ की जाती है। दूसरा आपको डिस्टिंक्शन इसमें देखना है साइमल्टेनियसली एंड सिक्वेंशियल के अंदर। तो साइमल्टेनियस के अंदर जो होती है दो लैंग्वेजेस जो होती हैं वो सेम टाइम पे एक्वायर्ड होती हैं, यूजली अर्ली चाइल्डहुड के अंदर। और सिक्वेंशियल बिलिंगुअलिज्म के अंदर जो होती है सेकेंड लैंग्वेज आप लर्न करते हो जब आप फर्स्ट लैंग्वेज को ईजिली एस्टेब्लिश कर लेते हो। नेक्स्ट आता है बच्चे आपका यूजली बायलैंग्वेज स्पीच जो है वो आपकी कोड स्विचिंग के अंदर इन्वॉल्व होती है, जहाँ पे जो स्पीकर होता है वो ऑल्टरनेट करता है दोनों लैंग्वेजेस के अंदर ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन। और कोड फिक्सिंग के अंदर जहाँ पे आप एक लैंग्वेज अपीयर होती है विद इन द अनदर सेंटेंस। ऑल्दो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कॉन्जिनेटिव, सोशल और एजुकेशनल सिग्निफिकेंस के अकॉर्डिंगली, और ये आपके लिंग्विस्टिक अवेयरनेस, सपोर्ट क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन और सोशल इंटीग्रेशन को भी प्रमोट और एनहेंस करता है। और एट लास्ट हम लिखेंगे अपना क्रिटिकल नोट एंड स्टूडेंट कंक्लूजन। आप वीडियो पॉज करके आराम से आंसर रीड कर सकते हैं, आप नोट डाउन करना चाहे तो उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। डिस्कस द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज प्लानिंग एंड देयर सिग्निफिकेंस इन एड्रेसिंग द लैंग्वेज प्रॉब्लम। अगेन ये भी है आपका 20 मार्क्स का। चलिए इसका सॉल्यूशन देखेंगे स्टूडेंट। अब लैंग्वेज प्लानिंग की क्या होता है बच्चे आपका, जब आप कॉन्शियस एंड सिस्टमेटिक एफर्ट्स बनाते हैं, जब उसको इन्फ्लुएंस करते हैं उसके यूज़ को, उसके स्ट्रक्चर को और लैंग्वेज के डेवलपमेंट को इन द सोसाइटी। ये कब इमर्ज होता है, एज अ रिस्पॉन्स टू लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी एंड लैंग्वेज रिलेटेड चैलेंजेस इन अ मल्टीलिंगुअल कम्युनिटीज़। अब हम आते हैं इसके वेरियस एस्पेक्ट्स पे। तो इसके वेरियस एस्पेक्ट्स क्या क्या हैं। फर्स्ट इज आपका स्टेटस प्लानिंग, जिसमें आप डिसीजंस लेते हैं अबाउट द फंक्शन असाइन टू अ लैंग्वेजेस इन अ सोसाइटी। सेकंड इज कॉप्स प्लानिंग, ये डील करता है आपके इंटरनल डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज से। थर्ड इज स्टैंडर्डाइजेशन, ये सेलेक्ट करता है वन वेराइटी ऑफ लैंग्वेज एज अ स्टैंडर्ड फॉर्म। फोर्थ इज लेक्सिकल मॉडर्नाइजेशन, जो लैंग्वेज की जो न्यू वर्ड्स होते हैं उनको एक्सप्रेस करता है मॉडर्न आइडियाज़ के साथ। फिफ्थ इज़ लैंग्वेज इन एजुकेशन प्लानिंग, यह एस्पेक्ट डिसाइड करता है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन को और लैंग्वेज टीचिंग पॉलिसीज़ को। सिक्स्थ इज स्क्रिप्ट एंड ऑर्थोग्राफी प्लानिंग, स्क्रिप्ट सिलेक्शन और स्पेलिंग रिफॉर्म्स जो होते हैं वो इम्प्रूव किए जाते हैं।
सेवेंथ इज रिफॉर्म मेंटेनेंस, तो लैंग्वेज प्लानिंग सपोर्ट करता है प्रिवेंशन ऑफ रीजनल एंड माइनॉरिटी लैंग्वेजेस को। एट्थ इज लैंग्वेज शिफ्ट एंड ट्रांजिशन, so planning may be guide gradual change from one language to another. And ninth is implementation and policy measure, effective planning requires institutional support, legal measures एंड एजुकेशनल फ्रेमवर्क। अब आता है बच्चे आपका इसका सिग्निफिकेंस क्या है आपका, तो फर्स्ट इज टू रिड्यूसिंग अ कम्युनिकेशन बैरियर, सो लैंग्वेज प्लानिंग इंश्योर करता है म्यूचुअल इंटेलिजिबिलिटी एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। 11th इज प्रमोटिंग सोशल इंटीग्रेशन, तो ये रिड्यूस करता है लिंग्विस्टिक कॉन्फ्लिक्ट को और स्ट्रेंथन करता है यूनिटी को। एंड 12th इज सपोर्टिंग एजुकेशनल इक्वालिटी, लैंग्वेज प्लान करता है और इम्प्रूव करता है लर्निंग्स को बाय इंश्योरिंग एप्रोप्रिएट लैंग्वेजेस यूज इन अ एजुकेशन। और एट लास्ट उसका क्रिटिकल नोट एंड कंक्लूजन स्टूडेंट्स। चलिए अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के टूवर्ड्स, क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया है व्हाट इज अ स्टैंडर्ड इंग्लिश एंड डिस्कस द फैक्टर्स विच कंट्रीब्यूट टू द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अ लैंग्वेज। ये भी कितने मार्क्स का है स्टूडेंट, आपका 20 मार्क्स का है। चलिए अब इसके सॉल्यूशन देखते हैं हम। स्टैंडर्डाइज इंग्लिश किसको रेफर करती है, आपकी एक वैरायटी ऑफ इंग्लिश को जो वाइडली एक्सेप्ट की जाती है पब्लिक कम्युनिकेशन, एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन और फॉर्मल राइटिंग के अंदर। ये हिस्टोरिकली डेवलप्ड हुई है थ्रू सोशल, पॉलिटिकल और कल्चरल प्रोसेस के थ्रू रेदर देन अ लिंग्विस्टिक सुपीरियोरिटीज। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पर कि बेसिकली आपका इंग्लिश स्टैंडर्ड इंग्लिश क्या है। तो फर्स्ट इज डेफिनेशन आएगी आपकी कि स्टैंडर्ड इंग्लिश क्या है, एक कि आप कोडिफाइड और सोशली एक्सेप्टेड वैरायटी ऑफ इंग्लिश जो आपके फॉर्मल और ऑफिशियल कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होती है। सेकंड इज सोशल बेसिस, ये एसोसिएटेड है आपके सोशल प्रेस्टीज और अथॉरिटी से। थर्ड इज फंक्शनल रोल, ये प्राइमरी यूज़ होती है एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, मीडिया, लिटरेचर, ताकि आपको ज़्यादा क्लैरिटी रहे और एक यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। फोर्थ इज नॉन रीजनल करेक्टर, सो स्टैंडर्ड इंग्लिश जो है वो किसी स्पेसिफिक रीजन से टाइड नहीं है, ये बहुत ही न्यूट्रल और सुपर रीजनल वैरायटी के तौर पे फंक्शन करती है। एंड फिफ्थ इज रिटन डोमिनेंस, तो स्टैंडर्ड इंग्लिश जो है वो मोर स्टेबल है इन रिटन फॉर्म देन इन अ स्पीच। देन आता है बच्चों आपका फैक्टर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अ लैंग्वेज। तो फर्स्ट इज सिलेक्शन ऑफ अ वेराइटी, वन डायलेक्ट इज सिलेक्टेड एज अ स्टैंडर्ड फॉर्म। Second is codification, rules of grammar, spelling, pronunciation are fixed. Eighth is elaboration of function. So standard of variety is developed to perform a wide range of function including science, law, education and administration. नाइन्थ इज एक्सेप्टेंस, कि स्टैंडर्डाइजेशन को आप सक्सीड कब कर सकते हो, जब आप वेराइटी ऑफ गेन सोशल एक्सेप्टेंस को आप सेलेक्ट करो थ्रू अमंग द स्पीकर। टेंथ इज रोल ऑफ एजुकेशन, सो फॉर्मल एजुकेशन प्रमोट करता है आपका स्टैंडर्ड लैंग्वेज को बाय टीचिंग इट एज अ नॉर्म ऑफ अ करेक्टनेस। देन आता है स्टूडेंट आपका 11 पॉइंट, प्रिंटिंग एंड लिटरेसी, तो स्प्रेड ऑफ अ प्रिंटिंग एंड लिटरेसी हेल्प टू स्टेबलाइज द स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल फॉर्म्स। 12th is administrative and institutional support, गवर्नमेंट, मीडिया एंड ऑफिशियल इंस्टीट्यूशन रीइंफोर्स करते हैं इसके स्टैंडर्ड लैंग्वेजेस को। थर्ड इज इकोनॉमिक एंड सोशल मोबिलिटी, सो स्टैंडर्ड लैंग्वेज जो है वो ऑफर करता है एक्सेस टू एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल एडवांसमेंट और एनकरेज करता है उसकी एडेप्टेशन को। फिर आएगा बच्चों आपका क्रिटिकल नोट एंड उसका कंक्लूजन। चलिए अब आते हैं बच्चे अपने लास्ट क्वेश्चन के टू वर्ड्स। लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया है डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन द लिंग्विस्टिक लिटरेसी क्रिटिसिज्म एंड स्टाइलिस्टिक्स। ये भी कितने मार्क्स का है बच्चों, आपका 20 मार्क्स का है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं अब हम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका लिंग्विस्टिक लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड स्टाइलिस्ट जो है वो आपस में क्लोजली रिलेटेड हैं और एक कंसर्न है आपके लैंग्वेज और लिटरेचर से। लिंग्विस्टिक स्टडी करता है लैंग्वेज को साइंटिफिकली, लिटरेसी क्रिटिसाइज करता है और इंटरप्ट करता है और इवेल्युएट करता है लिटरेरी टेक्स्ट को, और स्टाइलिक कनेक्ट करता है दोनों को बाय अप्लाइंग अ लिंग्विस्टिक मेथड टू अ लिटरेचर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं लिंग्विस्टिक्स पे। फर्स्ट आता है इसका नेचर ऑफ लिंग्विस्टिक, तो लिंग्विस्टिक क्या है आपका साइंटिफिक और सिस्टमैटिक स्टडी है लैंग्वेज की। सेकेंड इज डिस्क्रिप्टिव अप्रोच, ये फोकस करता है डिस्क्रिप्शन पर रेदर देन अ प्रिस्क्रिप्शन।
थर्ड इज लेवल ऑफ अ लैंग्वेज एनालिसिस। तो लिंग्विस्टिक स्टडी जो है वो लैंग्वेज को वेरियस लेवल सच एज साउंड, वर्ड फॉर्मेशन, सेंटेंस स्ट्रक्चर और मीनिंग पे स्टडी करता है। फोर्थ इज ऑब्जेक्टिविटी इन एनालिसिस। ये जो मेथड है लिंग्विस्टिक का, ये आपका ऑब्जेक्टिव है, रूल बेस्ड है और ये आपके एनालिसिस को और प्रिसाइज और रिलायबल बनाता है। फिफ्थ इज रेलेवेंस ऑफ लिटरेरी स्टडी। लिंग्विस्टिक प्रोवाइड करता है टूल जो हेल्प करता है आपके लैंग्वेज को एग्जामिन करने में। देन आता है बच्चे उसका आपका क्रिटिसिज्म बेसिकली। तो नेचर क्या है, देन आता है आपका लिटरेरी क्रिटिसिज्म। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका नेचर, ये डील करता है इंटरप्रिटेशन इवैल्यूएशन के लिए। सेवन्थ इज फोकस ऑन मीनिंग एंड इफेक्ट, एक्सप्लेन करता है थीम, इमोशन, आइडियाज़ को। एट्थ इज सब्जेक्टिव डायमेंशन। सो ट्रेडिशनली क्रिटिसिज्म ऑफन डिपेंड किस पे करता है, आपके पर्सनल जजमेंट के ऊपर। नाइन्थ इज मल्टीसिपिटी ऑफ इंटरप्रिटेशन। सो डिफरेंट क्रिटिक जो है वो इंटरप्रिटेट करते हैं डिफरेंटली सेम टेक्स्ट को। टेंथ इज नीड ऑफ अ लिंग्विस्टिक सपोर्ट। सो लिटरेरी क्रिटिज्म करता है बेनिफिट फ्रॉम अ लिंग्विस्टिक एनालिसिस, ताकि वो उसके इंटरप्रिटेशन को सपोर्ट कर सके टेक्सचुअल एविडेंस के साथ। देन आता है बच्चे आपका स्टाइलिस्टिक्स। स्टाइलिस्टिक्स डेफिनेशन क्या है आपकी, कि एक स्टडी है आपका कि स्टाइल इन लैंग्वेज एक्सेप्शनली लिटरेरी टेक्स्ट को। नेक्स्ट पॉइंट इज ब्रिजेस बिटवीन लैंग्वेज एंड लिटरेचर। तो ये लिंक बनाता है आपका लिंग्विस्टिक फॉर्म का लिटरेरी मीनिंग के साथ। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज द लिंग्विस्टिक टूल। तो ये आपके ग्रामर, वोकैबुलरी, साउंड पैटर्न और स्ट्रक्चर को यूज़ करता है, अप्लाई करता है। रिडक्शन ऑफ सब्जेक्टिविटी, ये सपोर्ट करता है इंटरप्रिटेशन विद ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट पॉइंट फोकस ऑन द लैंग्वेज चॉइसेस, एक्सप्लेन करता है कि राइटर्स जो है वो पर्टिकुलर वर्ड या स्ट्रक्चर को क्यों सिलेक्ट करते हैं। फॉर्म मीनिंग रिलेशनशिप, ये शो करता है कि कैसे लिटरेरी मीनिंग जो है वो इमर्ज हुए हैं लिंग्विस्टिक फॉर्म से। रीडर इंटरप्रिटेशन एक्सप्लेन करता है कि कैसे लैंग्वेज गाइड करती है रीडर्स को अंडरस्टैंडिंग के लिए और रिस्पॉन्स के लिए। एंड लास्ट पॉइंट इज कंट्रीब्यूशन टू लिटरेरी क्रिटिसिज्म। सो स्टाइलिक स्ट्रेंथन करता है क्रिटिसिज्म को, उसको और सिस्टमैटिक और टेक्स्ट बेस्ड बनाकर। और एट लास्ट क्रिटिकल नोट एंड आपका कंक्लूजन। सो स्टूडेंट, ये था आपका MEG 04 का जून 2025 का क्वेश्चन पेपर। और ऐसे ही लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर के लिए आप हमारी टीम उन्नति एजुकेशन को कांटेक्ट करें और एग्जाम के लिए अच्छे से अच्छे प्रिपेयर करें। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से सब्जेक्ट की चाहिए। थैंक यू।